ओके। हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम अभी तक जो हमने जो है डिस्कशन किया है पीछे जितना भी लेकर उससे कुछ नए ट्रेंड पे नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। और आज जो है हमारा पर्पज़ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे यूपीपीसीएस 2025 में आ सकते हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, अगले जितने भी हमारे सेशन होंगे उन सेशन में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें और वो क्वेश्चंस जो हमारे यूपीपीसीएस 2025 में आ सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो वही होंगे, जो कुछ क्वेश्चंस तो उसी टॉपिक से होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल न्यू होंगे जो अभी तक आपने चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं हमने, या हमारे जो नोट्स थे उसके अंदर भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। बिल्कुल न्यू होंगे। इस तरह की घटनाएं होंगी जो जर्नली इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन नॉर्मल हमारी जो बुकलेट होती हैं जैसे घटनासार हुई या घटना चक्र हुई या इस तरीके की कंडीशन में वो मेन थीम में आपको आती हुई नज़र नहीं आती है। लेकिन कई बार इस तरह की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो चर्चा में रहती है। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका का टैरिफ वाला सिस्टम जो इंडिया पे उसने लगाया है। जनरली इस वाली चीज़ को अगर आप देखें तो उसको लेके आपका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम न्यूज़ नहीं मानते, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं जो इसके बैकग्राउंड पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं ऐसी न्यूज़, लेकिन कई बार वही न्यूज़ आपके क्वेश्चन बन के आती है और कई बार फिर उसे हैंडल करने में हमें दिक्कत होती है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की सारी सीरीज में हम यही लेके चलेंगे। और जो हमने पीछे आपका वो कराया है उस वाली चीज़ को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और बाकी ये वाली चीज़ भी आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो इसको मैंने प्रयास 20O क्विज का नाम दिया है, क्योंकि अभी तक हमारी प्रयास क्विज चल रही थी जो आपकी कंटिन्यू चल रही है। इसके साथ साथ एक प्रयास 20O चालू होगी जिसमें हम लगातार आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका लेते हैं। हाल के उसमें बहुत सारे अभियान हमने जो है आपने जो है बहुत सारे कुछ ऑपरेशन देखे होंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन न्यूज़ में रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिसको मैंने यह कंबाइंड किया है। बाकी इसका जो आप सॉल्यूशन देखेंगे उसमें आपको कुछ और ऑपरेशंस भी आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। सॉल्यूशन भी हम इसमें लास्ट में जब आपका ख़त्म हो जाएगा आपका ये यूट्यूब वाले, उसमें लास्ट में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब में उसी में जो है हम इसका PDF भी डाल देंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपको डाल देंगे। वहाँ से आपका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा आपको और आपकी क्विज भी ये प्रोवाइड हो जाएगी आपको। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक है ऑपरेशन कालनेमी, एक है ऑपरेशन शिवा और एक है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 3 आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो हमारे जून जुलाई में देखने को आपको मिल रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी क्या है। एक्चुअली में ऑपरेशन कालनेमी आपका ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, पूछ रहा है कि क्या है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा बनाया गया है या अमरनाथ गुफा बनाया है या यूक्रेन रूस का है। तो ये वाला आपको इंपॉर्टेंट देखना है। ऑपरेशन कालनेमी एक्चुअली में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो भी आपके कई बार आपके बहुत सारे फर्जी आपके जो है वेशभूष फर्जी साधु बने हुए घूमते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार या उससे ऊपर ऋषिकेश वाले एरिया में कई बार आपके जो कई बार क्रिमिनल लोग भी जो है फर्जी साधु बन जाते हैं और उस स्थिति में वो साधु बन के बैठ जाते हैं। ऐसे साधुओं को पकड़ने के लिए, ऐसे ठग लोगों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन कालनेमी जो है उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। ठीक है, एक आपका ऑपरेशन शिवा चला है जो बहुत चर्चा में रहा है। एक्चुअली में जो अमरनाथ गुफा के मंदिर की यात्रा को देखें तो इसमें आपका एक अभियान चलाया गया था कि इसे पूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि अमरनाथ गुफा का जो आपका यात्रा है वो शिव से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन शिवा है, इसे आप इजीली याद भी रख सकते हो। कालनेमी भी आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि जो कालनेमी वाला नाम है ये कहीं ना कहीं आपका साधु वाले उससे ही लिंक होता है। एक ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। स्पाइडर वेब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब बहुत चर्चा में रहा है न्यूज़ में। इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस पे अब तक का सबसे बड़ा एक ड्रोन हमला किया था, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन हमला किया था, जिसमें उसके बहुत सारे आपके जो हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट तो को भी जो है इसमें उड़ा दिया था उसने।
उस ऑपरेशन का नाम आपका ऑपरेशन स्पाइडर वेव था। ये चर्चा में रहा, लेकिन कई बार इस तरह के ऑपरेशन का नाम हमें याद नहीं रहता है, और कई बार मैगजीन में भी इस तरह का नाम नहीं आता है। जनरली न्यूज़पेपर में ही इस तरह के आपका न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो स्पाइडर वेब, तो स्पाइडर वेब वो आपका ठीक था। तो इस तरीके से हम देखें तो पहला आपका ये भी सही है, दूसरा ऑपरेशन का भी मैचिंग सही है, तीसरा भी सही है। तो तीनों को मिलाया जाए तो हम ये कहेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपके जो है ऑपरेशन जो बताया जा रहा है उसका सही युग्म मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। ये मैं एक्चुअली में पहले भी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, लगातार पुरस्कार चर्चा में रहे हैं। तो इसमें जो है हमें एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें बहुत सारे पुरस्कार है, 3 पुरस्कार मैंने आपका, कुछ पुरस्कार हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, 3 पुरस्कार 4 पुरस्कार हमने यहाँ डाले हैं। इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। एक है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्ट चाइना मिराबिल्स, एक है नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, एक है नेशनल ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड। इसको हमें मैच करना है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस है, ये वाला जो आपका है साउदर्न क्रॉस, ये वाला अगर आप ऑर्डर देखें तो ये वाला ऑर्डर एक्चुअली में दिया गया है ब्राज़ील ने। और ब्राज़ील से इसे हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, ब्राज़ील से इसे हम याद कैसे रखेंगे, अगर इसको देखें हम, एक मिनट, तो ये आपका एक्चुअली में ब्राज़ील पर है, ठीक है। क्योंकि जो साउदर्न क्रॉस की बात हुई है ना, आपका साउदर्न कंट्री देखें, अगर आपका साउदर्न अमेरिकन में अमेरिकन कंट्री देखें तो उसको ब्राज़ील में आता है। तो इसे आप इससे याद रख सकते हो कि भाई जो साउदर्न क्रॉस है ना वो एक्चुअली में ब्राज़ील से लिंक होता है। और जो द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिस्चिया मिराबिल्स जो है ना, ये एक्चुअली में नमीबिया से क्रॉस होता है। ये जो मिराबिल्स नाम है ना, मिराबिल्स नाम, इस नाम को समझिए, ये आपका एक्चुअली में साउथ, आपका अगर अफ्रीका देखो तो बहुत अफ्रीका में ये बहुत फेमस टाइप आपका नाम होता है किसी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, मिराबिलिस। तो ये आपका जब आप अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ से आप आराम से पहचान लेंगे कि भैया नामीबिया के द्वारा दिया गया है इन्हें प्राइज़। साइप्रस वाला जो प्राइस है द ऑर्डर ऑफ द मार्केरोस, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ द मार्केरोस थर्ड, मार्केरोस आपका जो है सी से रिलेटेड आपकी कई बार एक शब्द बहुत फेमस है, और जो हमारा साइप्रस देश है वो आपका जो है एक सी आइलैंड है। तो इस वजह से ये इस चीज़ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपका केवल थर्ड वाला जो है आपका सही हो जाएगा, वो आपस में जो है क्रॉस चेक वाली कंडीशन क्रिएट होगी। तो फिर एक बार हम इसे रिवीज करते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस आपका ब्राजील ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिस्चिया मिराबिलिस ये अफ्रीका में नमीबिया ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्केरोस थर्ड ये आपका साइप्रस ने दिया है। तो तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ अंतरिक्ष अभियानों के बारे में बात करते हैं। जो हमारे इसरो जो है उसने कुछ अंतरिक्ष अभियान के बारे में बात कर रहा है। 4 अंतरिक्ष अभियान है, आपस में क्रॉस चेक करना है, मिलाना है आपस में कि चंद्रयान 4, लूनेक्स, निसार और आपका गगनयान, 4 इंपॉर्टेंट आपके मिशन हैं जो या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं स्पेस के, इसरो के बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं। तो इसने कहा कि भाई चंद्रयान 4 क्या होगा। चंद्रयान 4 आपका ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने को पृथ्वी पर लाना होगा। अभी तक हमारे चंद्रयान 3 हो चुके हैं और हम 3 चंद्रयान 1, 2, 3 में हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं। एक हमारा फेल हुआ था, फिर हमारा पहुंचा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा चंद्रयान 4 जो आपका प्रपोज्ड है उसमें हम क्या करेंगे, चंद्रयान 4 में हम नमूने लेके आएंगे, वहाँ से सैंपल लेके आएंगे चंद्रयान 4 में, और ये 2027 में इन्हें करना है। मतलब अगले 2 साल बाद आपका इनका टारगेट है चंद्रयान। इस तरह से ल्यूनेक्स देखते हैं। ल्यूनेक्स आपका क्या है, इसने कहा जैक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार क्या है,
ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है जिसे GSLV V516 के द्वारा छोड़ा गया है। और गगनयान ये 3 सदस्य भारतीय दलों को अंतरिक्ष में भेजने का एक प्लान है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो निसार आपका 30 जुलाई 2025 को ऑलरेडी जा चुका है। तो निसार को छोड़ा जा चुका है और निसार आपका आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी फेमस है। लेकिन निसार आपका जो है इसरो और नासा का जॉइंट है, ये भी आपको पता है, क्योंकि निसार के नाम से ही जो है आपका समझ में आना चाहिए। निसार से आपका नासा जोड़ोगे, ISO से आपका इसरो जोड़ोगे, तो निसार नासा और इसरो का ये तो काफ़ी फेमस है, ज़्यादातर पता होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये छोड़ा किससे गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका GSLV F16 से छोड़ा गया है। हमारे पास PSLV और GSLV दो आपके यान हैं एक्चुअली में। अगर मैं इसरो की बात करूं तो एक होता है हमारे पास PSLV, जो इसके दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा छोटे भी लगा रहे हैं, PSLV, GSLV और SSLV, ये 3 तरह के आपके यान हैं। PSLV, GSLV, SSLV 3 तरह के आपके यान हैं इसरो पे जो मुख्यतः हैं। तो जितने भी जो भी भारी आपका मिशन होते हैं, भारी भारी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, वो सारी आपकी GSLV से छोड़ी जाती है। जो हमारे सूर्य से रिलेटेड पोलर आपके जो है, जो सूर्य की वो होती है कक्षाएं, उसमें छोड़ते हैं तो हम PSLV का यूज करते हैं। लेकिन जब पृथ्वी की कक्षा में बाहरी उपग्रह छोड़ते हैं तो GSLV का यूज करते हैं। और जो बहुत छोटे छोटे जो हैं सूक्ष्म तरह के आपके जो हैं उसे छोड़ते हैं तो हम SSLV का प्रयोग करते हैं। तो वैसी बात है, जब निसार वो है ये एक पृथ्वी से रिलेटेड आपका होगा, और ये आपका जो है छोड़ा है GSLV F16 के द्वारा, भारी उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ कक्षाओं में है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है आपका कि जो वायुमंडल वाला सिस्टम है, अर्थ के आसपास जो आपका वायुमंडल वाला सिस्टम है, उसका ऑब्जर्वेशन इसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाएगा और इसरो और नासा दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ें ठीक होगी। इसके बाद आपका ल्यूनेक्स आपका 2028 में आपका जो है जाना है। ये आपका डेट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है डेट से ही मैच करके पूछ ले। ल्यूनेक्स एक्चुअली में ये आपको याद रखना काफ़ी फेमस है। आपका जापान की जाक्सा और इंडिया की इसरो, ये दोनों ने मिलकर जो है लूनेक्स आपका छोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे लूपेक्स में, लूपेक्स एक तरीके से लूपेक्स को हम चंद्रयान मिशन 5 भी नाम दे रहे हैं। और ये एक्चुअली में इसमें पर्पज ये है कि चंद्रमा पे लोगों को भेजा जाए। यहाँ से तो आप सैंपल ले आएंगे, यहाँ कोशिश ये है कि इंडिया जो है 2028 तक के इस मिशन में चंद्रमा जापान के साथ, उसके सारे जैक्सा के साथ मिलके इंडिया जो है वहाँ भेजे और वहाँ पहुँचे आपका चंद्रयान 5 में। और चंद्रयान 5 में मतलब मिशन इंसान ह्यूमन को भेजना नहीं, एक्चुअली में मकसद है कि हमारे जो रोवर्स होते हैं उसे भेजना। अभी ह्यूमन पे भेजने वाला इंडिया का अरेंजमेंट नहीं है, रोवर्स भेजने हैं से, सॉरी बाय मिस्टेक मैं बोल दिया, ह्यूमन नहीं, रोवर्स भेजने हैं। तो ह्यूमन्स नहीं भेजेंगे। तो अभी ये क्या करेंगे, ल्यूनेक्स में इंडिया और जापान मिलकर एक्चुअली में चंद्रमा पर रोवर्स भेजेंगे और अच्छी तरीके से जो है रोवर्स भी भेजेंगे, वहाँ से सैंपल भी लेकर आएंगे, अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। और ये एक तरीके से हमारा चंद्रयान 5 इसे नाम भी दे आपको कई बार से चंद्रयान 5 भी नाम दे सकते हैं, वैसे ऑफिशियली नाम आपका इसका ल्यूनेक्स है। तो अगर आप देखें तो इस हिसाब से ये चारों आपके जो है सही हो जाएंगे इस तरीके से। और ये चारों आपके जो है मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और आपका जो है मिशन हमने बताया, इसरो ने एक 100वां अंतरिक्ष मिशन करा है, 100वां अंतरिक्ष मिशन। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इसरो ने एक 100वां अंतरिक्ष मिशन किया है जिसको GSLV F16 से छोड़ा गया है। अभी हमने बात की थी GSLV F16 की बात की थी, तो GSLV F16 से तो हम जो है निसार छोड़ रहे थे, तो इससे पहले छोड़ा गया है, ये आपका 100वां था। ठीक है, GSLV 15 से छोड़ा, तो कौन सा इसमें से छोड़ा? अभी आपने पता चल गया था भाई निसार तो है ही नहीं, ये तो GSLV F16 से अभी छोड़ा गया है। ठीक है, ल्यूनेक्स आपका छोड़ा जाएगा, चंद्रयान भी आपका छोड़ा जाएगा, तो आप इसे इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और NVS-02 ये आपका इम्पोर्टेंट वो है जिसे हमने 100वें अंतरिक्ष मिशन के रूप में छोड़ा है, NVS-02, ये आपको याद रखना है। तो आपका क्योंकि 100वां मिशन होगा तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा
तो 100वां जब मिशन कर रहे हैं, तो ये 100वें मिशन को पूछ सकता है जरूर इसरो के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। आगे बढ़ते हैं। आपका सुरक्षा बलों से संबंधित फिर एक अभियान को आपको लेकर आए हैं। आपके इंपॉर्टेंट अभियान है, अभी हमने कुछ अभियान वहाँ पढ़े थे, इस पे भी एक और अभियान पढ़ते हैं, ये भी कुछ और इंपॉर्टेंट अभियान है जिसके बारे में आपका पूछा जा सकता है। 4 अभियान की बात कर रहा है, ऑपरेशन 2'3, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन डेविल इंट और ऑपरेशन कोल्ड विंड। ये आपके जो है 4 आपके ऑपरेशन हैं। तो 4 ऑपरेशन जब आप देखेंगे तो देखिए आपने क्या होगा इसमें। अब इसमें अगर देखें तो भारतीय सेना द्वारा शोपिंग जम्मू कश्मीर लश्कर तोयबा के आतंकी संगठन को समाप्त किया। ये कह रहा कि भाई जो है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में जो हम जो सोपिया में आपका अटैक हुआ था, जो आपका सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसके बाद सोफिया में क्या कर रहे थे, लश्कर तोयबा के आतंकों को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। तो क्या उसका नाम ऑपरेशन 2' था? नहीं, उसका नाम ये नहीं था, ये गलत है। उसका नाम था ऑपरेशन कैलर। एक्चुअली में ऑपरेशन कैलर चलाया गया था, जो हम लश्कर तोयबा के आतंकियों को समाप्त करना चाह रहे थे। और ये भी रिवर्स है, एक्चुअली में ऑपरेशन 2' चलाया गया है इजराइल और ईरान के हमलों के जवाब में। जब ईरान ने इजराइल पे हमले किए, पहले इजराइल ने हमले किए, फिर ईरान ने इजराइल पे हमले किए, जो ईरान इजराइल पे हमले कर रहा था, उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने ऑपरेशन 2'3 के नाम से इनके उसमें डाला है। और ये व्यापक हमले कौन कौन से थे? ड्रोन को लेकर वो हमले कर रहा था, ईरान के द्वारा इजराइल पर हमलों के जवाब में जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रोन छोड़े गए थे, तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन 2'3 था। और जो इंडियन भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया जम्मू कश्मीर में, उसका नाम ऑपरेशन केलर था। ठीक है, ऑपरेशन डेविल इंट की बात कर रहे हैं। तो जब बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक हिंसक प्रदर्शनों को गिरफ्तार करने हेतु चला गया था, मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना को जब शिफ्ट किया गया, तो शेख हसीना के समर्थक जो होंगे उन्हें अरेस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया वहाँ की यूनुस वाली जो है, यूनुस की के जो है सरकार ने, वो ऑपरेशन डेविल इंट था। तो उनका मानना था कि भाई ये डेविल हैं, मतलब आपके जो है डेविल्स हैं एक तरीके से, तो इन डेविलों को ख़त्म करना है, एक राक्षस है, इन्हें ख़त्म करना है। ऑपरेशन कोल्ड विंड, ये ऑपरेशन कोल्ड विंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कोल्ड विंड अक्सर चलता है, और ये एक्चुअली में हमारे जो बीएसएफ होता है इधर राजस्थान वाले एरिया में चलाते हैं, जैसलमेर वाले राजस्थान वाले एरिया में, ताकि जो है घुसपैठ को रोक सके, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस आपकी हर बार आती है। जनवरी 2025 में है, मतलब ये कोल्ड विंड क्यों है? क्योंकि ये सर्दी में, जब होती है बहुत तेज, तो तेज़ी से सर्दी वाली स्थिति में घुसपैठ बढ़ जाती है। तो जनवरी 2025 में हुआ है, घुसपैठ बढ़ जाती है, तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन कोल्ड विंड चलाया गया था आपका। ठीक है, ये भी लेटेस्ट हुए ही हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो 3 और 4 आपका सही है। और इसे आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कैलर किल करने के लिए चला गया जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी थे लश्कर तोयबा, उनको किल करने के लिए कैलर चलाया, जबकि आपका जो प्राइम्स था 2' वो एक्चुअली में चलाया गया था ईरान के द्वारा। ठीक है, कुछ युग्मों को जोड़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट युग्म हैं जो हम जोड़ रहे हैं। हमने पहले भी बहुत सारे युग्म जोड़े हैं, इस तरीके से अपॉइंटमेंट हमने काफ़ी किए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको यहाँ समझने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं। देखते हैं आपका क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ साथ चीज़ देखें, पद्मा लक्ष्मी WHO चीफ साइंटिस्ट, नहीं जी, पद्मा लक्ष्मी एक्चुअली में आपका WHO चीफ साइंटिस्ट नहीं है। पद्मा लक्ष्मी हमने पढ़ा भी था, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये गुडविल एम्बेसडर है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में पद्मा लक्ष्मी आपकी जो है गुडविल एम्बेसडर है। वनासे नकाटे गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ये ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया है। तो वनेसा नकाटे आपका इंपॉर्टेंट है, ये गुडविल एम्बेसडर है यूनिसेफ में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ ने अपना जो है जो गुडविल एम्बेसडर बनाया है वनासे नकाटे। ब्रजेंद्र नवनीत, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के WTO में, ये हमने पहले भी पढ़ा था ब्रजेंद्र नवनीत, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है आपका। इसी तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, तो इंडिया के 2 जगह हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव रिसेंटली अपॉइंट किए हैं, एक UN में, एक WT में, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन में पार्थनेथनी हरीश जी हैं, आपने पढ़ा होगा, P हरीश आपका जो है, पहले भी हमने पढ़े हैं हरीश इसके बारे में, और ब्रजेंद्र नवनीत भी हमने पढ़ा है, ये आपके WTA में है। उसके बाद आपका सांथिन पांडे हैं, ये एम्बेसडर है हमारे WTO में, तो WTO में एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक हमारे एम्बेसडर हैं। रिप्रेजेंटेटिव की बात करो तो WTO में तो ब्रजेंद्र है, और हमारे
एम्बेसिडर की बात करो WTO में तो सांथियन पांडेन है। ये चारों आपके सही हैं। पद्मा लक्ष्मी चीफ साइंटिस्ट नहीं है, वे भी गुडविल एम्बेसिडर है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। तो ये कुछ बड़े पोस्ट पे जो है इंडिया के लोग अपॉइंटेड हुए हैं ज़्यादातर। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों पे बहुत फोकस रखता है। तो अगर इस तरीके से देखें 2 3 4 5 2 3 4 5 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, वैसे तो मिस्टेक आपका इसमें है, आप इसे सही कर सकते हैं। इसमें होगा 2 3 4 5 ये आपके सही होंगे और 1 आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में चलते हैं। फिर आपका सम्मान मिलने वाली चीज़ में करते हैं, किसको कहाँ पॉइंट किया गया है, ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट है। तो जो इसमें मैंने कुछ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है अपॉइंटमेंट किए हैं, इन अपॉइंटमेंट को आपको अच्छे से याद करना है, इसमें आपका मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट पहले हमने काफ़ी अपॉइंटमेंट डिस्कस किए थे, ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इसमें आपका देखो तो सौम्य स्वामीनाथन, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट। हाँ, अभी हमने जो ऊपर देखा था WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है ये सौम्य स्वामीनाथन है। वैसे भी हमारा SM स्वामीनाथन, सौम्य स्वामीनाथन आपका चीफ साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैच कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल गुडविल एम्बेसिडर UNHRC देखें, अभी देखो हमने कई ग्लोबल एम्बेसिडर वो देख रहे हैं, हम गुडविल एम्बेसिडर कई देख रहे हैं, यहाँ भी एक और गुडविल एम्बेसिडर आ गया UNHCR का, तो ये आपका जियोथेम्स है, जियोथेम्स, इसमें हम बात कर चुके हैं पहले भी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आपका मार्क कार्नी है, ये आपके इसकी भी हम बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ COP29, जब आपका COP29 हुआ था, अभी आपका COP29 हुआ था अभी इसको लेके, तो उसको प्रेसिडेंसी कौन दे रहा था, मुख्तार बावई, ये आपको इम्पोर्टेंट है, अभी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो हम सारे आपस में ये सही हैं, आपके जो है सही युग्म है। COP29 को स्पेशली याद रखना है। कनाडा का आपको याद रहेगा मार्क कार्नी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। UNHRC के जो गुडविल एम्बेसिडर है उसको भी डिस्कस कर चुके थे, चीफ साइंटिस्ट हैं। और ये मुख्तार बावे आपकी COP29 जो हुई थी, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपकी जो सबमिट होती है हर बार, इस बार भी आपकी जो सबमिट हुई थी रोम में, उसके अंदर ये जो है एक तरीके से प्रेसिडेंट थे। तो इसमें आपके चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। एक अपॉइंटमेंट और है, अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग 10-11 अपॉइंटमेंट आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, 10-11, जिसको आपको पता होना ही चाहिए। वान गिथियम यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। वान गिथियम यूरोपियन देश के पहले अश्वेत नेता हैं। एक्चुअली में यूरोपियन कंडीशंस में अगर आप जाए तो वहाँ अश्वेत नेता होने चाहिए, वहाँ श्वेत होने चाहिए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं यूरोपियन उसमें जो पहले अश्वेत नेता बन के उभरे हैं। नाम क्या है, वान गिथिंग, याद रखिएगा आप, वान गिथिंग अश्वेत नेता हैं। सरली बॉटचे घाना की हैं। ये तो हमने इसमें पहले काफ़ी बात की थी कि हमारी 3 इंपॉर्टेंट लेडीज है। आपको स्टार्ट हुआ कि UNDGP में एक आपकी वुमेंस हैं, वो आपकी जो है डिस्कशन कर रही थी, फिर वो कहती है कि हमें दुनिया बदलना है। फिर उसके बाद वो 2 अपनी फ्रेंड बुलाती है, वो आपको स्टोरी अगर याद हो तो उसमें एक किरदार आपका सरली बॉटचेव था, जिसे कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीका महिला महासचिव नियुक्त की थी। मैंने आपको बताया था इसमें कि कॉमनवेल्थ कोऑपरेशन के लिए काम करता है, अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में तो आप याद रखेंगे उसे, कि ये कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीका महिला महासचिव नियुक्त हुई है सरली बॉटचेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स बैंक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, दिल्मा रूसेक कर रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। परमेश्वरन अय्यर भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं IMF में। तो IMF का जो बोर्ड है उसमें अभी परमेश्वरन अय्यर होंगे। IMF का बोर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि IMF का मतलब कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिंक है, और आपके नाम ही परमेश्वरन अय्यर ऐसा है कि जी काफ़ी मतलब इकोनॉमिस्ट टाइप ही लोग होंगे, तो ये इसका IMF बोर्ड पर हुए हैं। दिल्मा रूसेक आपका ब्रिक्स का बैठक जो बैंक है उसके अध्यक्ष बने हैं। और ये 2 इंपॉर्टेंट नाम और हैं, अगर आप ऐसे देखें तो सारे नाम आपके सही मैच करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट नाम है आपका। आगे बढ़ते हैं। FSSAI ने पूरे देश में एक्चुअली में मतलब खाद्य सुरक्षा को जागरूक करने के लिए इन्होंने कुछ जो है ना फूड टेस्टिंग लैब खोली हैं, वो भी मोबाइल फूड टेस्टिंग है, मतलब चलती फिरती आपकी टेस्ट लैब खोली हैं। ये चलती फिरती टेस्ट लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड सुरक्षा आजकल बड़ा इशू बना हुआ है, और FSSAI ने, क्योंकि लैब की संख्या बहुत कम है फूड टेस्टिंग की लैब जो है, तो इन्होंने क्या किया कि एक नया सोल्यूशन निकाला, नवाचार, कि भाई मोबाइल फूड टेस्ट बनाएंगे, यहाँ टेस्ट कर लिया फिर वहाँ जाकर टेस्ट कर लिया, तो कम टेस्ट लैब में ही
टेस्टिंग लैब में ही काम चल जाएगा। तो ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अगर आप देखें तो कितनी इन्होंने चलाई है भाई, फिलहाल इन्होंने पूरे देश में आपकी 305, आपको याद रखना है 305 आपको जो है मोबाइल टेस्टिंग लैब इन्होंने जो है इस तरह की 305 लैब बनाई है। ये चलती फिरती होंगी, जहाँ नहीं होंगी वहाँ जाकर मूव करके फटाफट टेस्ट कर लेंगी। इससे खाद्य सुरक्षा में काफ़ी महत्व मिलेगी और जागरूकता में भी आपकी महत्व मिलेगी। ठीक है, IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग निकाली गई है। ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, मेरे हिसाब से रैंकिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से आपकी ये एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो IMD स्मार्ट रैंकिंग से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा, क्या है भैया, इस रैंकिंग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है, पहला ये है। फिर ये कह रहा है ज्यूरिक, ओस्लो और जनेवा को 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। फिर ये कह रहा है दुबई ने 12वें स्थान पर छलांग लगा के 4था स्थान प्राप्त कर लिया। फिर कह रहा दिल्ली जो भारत का सर्वाधिक उच्च रैंक वाला शहर है, 50 शहरों में शामिल होकर 49वें स्थान पर रहा है। देखते हैं, देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेवलप IMD के द्वारा ही आपका जो है स्मार्ट सिटी रैंकिंग दी गई है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग, क्योंकि स्मार्ट सिटी इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट सिटी का इंडिया पे फोकस है, वर्ल्ड लेवल पे भी रैंकिंग चल रही है, दोनों का मैच कर रहा है, इसीलिए डेडली कम्बिनेशन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस पे अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि ज्यूरिक, ओस्लो और जनेवा तीनों स्थान पे, जी हाँ, आपका ज्यूरिक वाले, ओस्लो, जनेवा यही आपके जो हैं सबसे स्मार्ट सिटी के रूप में आपके जाने गए हैं। याद रख लिए 3 स्मार्ट सिटीज़ और नंबर 1, नंबर 2, 1, 2, 3, पहला ज्यूरिक, दूसरा ओस्लो, तीसरा जनेवा। ज्यूरिक, ओस्लो, जिनेवा, ज्यूरिक, ओस्लो, जिनेवा, ZOZ कर सकते हैं आप। दुबई में इसने बहुत, एक्चुअली में दुबई ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया है। आपका पता चल रहा होगा कि दुबई बहुत तेज़ी से एक स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा फेमस हो रहा है और इसीलिए इसने 12वें स्थान से ना सीधे 4थे स्थान पर छलांग लगा दिया, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अबू धाबी आपका भी 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो ऑब्वियस बात है कि भाई ये दुबई, अबू धाबी, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। दिल्ली पे आओ, दिल्ली में इन्होंने बताया है कि 50 शहरों में 49वें स्थान पे, एक्चुअली में गलत है, 49 वाले स्थान पे नहीं है बल्कि 104 वाले स्थान पे है। एक्चुअली में हम बहुत पीछे हैं, हम टॉप 100 में जो है 100 वाले उसमें जो है अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी के रूप में, लेकिन हाँ जो हमारा फिर भी सबसे स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में दिल्ली आता है। ठीक है, बाकी लेकिन स्मार्ट सिटी में भी बहुत पीछे, इस समय इंडिकेशन मिलता है कि अभी हमें अपनी स्मार्ट सिटी को बहुत ऊपर लेकर जाना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो इस तरीके से देखा जाए, पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका सही हो जाएगा। अगस्त भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले 2 आपके, अभी भारतीय नौसेना में 2 आपके जो है फ्रिगेट आपके जो है शामिल हुए, एक INS उदयगिरी, एक INS हिमगिरी। ये किस श्रेणी के फ्रिगेट्स हैं इसके बारे में बात करनी है। फ्रिगेट्स हैं आपके, जो आपका एक होता है, जब आपका नौसेना के बाद देखें तो नौसेना के पास एक होता है आपका शिप कैरियर होता है जो है, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम लेके चलता है। वे तो आपके जनरली बहुत कम होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट एक तरीके से अटैकिंग मोड में रहता है चीज़ों को, और जो हमारा शिप होता है जिसके थ्रू हम जो है नौसेना आगे मूव करती है उसकी सुरक्षा भी देता है। अब ये 2 एक साथ, उदयगिरी और हिमगिरी 2 एक ही साथ आपके जो है 26 अगस्त 2025 को नौसेना में शामिल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट आपकी कंडीशन है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस श्रेणी के हैं जी। अब जब हम फ्रिगेट या ये हम वो बनाते हैं ना, तो हम उन्हें ना श्रेणियां देते हैं। एक पर्टिकुलर श्रेणी के अंदर उसका नाम, श्रेणी, एक श्रेणी का नाम पड़ जाता है और उस श्रेणी के अंदर हम बहुत सारे फ्रिगेट, क्रोवटी निकालते रहते हैं, लेकिन हमेशा एक श्रेणी होती है, श्रेणी का नाम चलता है, नाम उसके अंदर बदलते रहेंगे, श्रेणी का नाम फिक्स होगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये आपकी नीलगिरी के अंदर है। अब नीलगिरी श्रेणी आ गई एक बार, नीलगिरी के अंदर अब हम उदयगिरी, हिमगिरी अलग अलग नाम रखते रहेंगे, लेकिन श्रेणी हमेशा इनकी सबकी फिक्स होगी। ये सब एक ही श्रेणी के हैं, मतलब एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही लेवल के हैं। तो नीलगिरी श्रेणी इसका इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेवी के आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, जब से चाइना वाला इशू है। तो प्रोजेक्ट 17A, तो यही इसका आंसर है। ना है तो शिवालिक वर्ग में, ना तलवार वर्ग में, ना कोमोर्ता वर्ग में। इस तरह के देखो वर्ग होते हैं, इस तरह की श्रेणी आती है, जैसे शिवालिक श्रेणी, तलवार श्रेणी, कोमार्ता श्रेणी। तो इसी तरीके से ये आपके जो नए अभी इनिशिएट किए गए हैं अगस्त में ही, ये नीलगिरी वर्ग से हैं, नीलगिरी श्रेणी से है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो है ये लॉन्च किए गए हैं। एक और इनकी खास बात ये है कि दोनों जो है ना अलग अलग जगह बने हैं। एक आपका बना है मुंबई डॉकयार्ड वाले उसमें, और एक आपका बना है बेंगलोर का जो है रिच शिपयार्ड होता है, एक रिच गार्डन शिपयार्ड आपका जो है उसमें है वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया के दोनों अलग अलग कोनों पे बने हैं,
एक यहाँ बना है वेस्ट बंगाल में, एक मुंबई में बना है। तो ये आपका ग्रीन बीच शिपयार्ड है आपका कोलकाता में इधर, और एक है आपका मुंबई में मझगांव डोकाल आपका इस तरह का आपका है इधर मुंबई वाले एरिया में। अब ये वाला एक मुंबई साइड वाले एरिया में हो गया। तो मुंबई साइड वाले एरिया में आपका मझगांव डोक वाला आपका एरिया है इधर, गोवा और मुंबई वाले एरिया में। अब दो अलग अलग बने हैं, लेकिन दोनों का अवतरण मतलब दोनों को एक साथ आपका जो है पानी में उतारा गया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दो शिप बनाए, दोनों को अलग अलग जगह बना के एक जगह पानी में उतारा हो। तो मतलब नौसेना की पावर बढ़ाने की तेज़ी से कोशिश हो रही है, एक साथ दो दो जो है वो बनाए जा रहे हैं आपके जो है फ्रिगेट। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है और इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के इसमें चांस हैं। उसके बाद बढ़ते हैं मनिका विश्वकर्मा। ये मनिका विश्वकर्मा कौन है? ये मनिका विश्वकर्मा अभी जयपुर राजस्थान में आयोजित एक राष्ट्रीय पत्रिका का खिताब जीता है इन्होंने। 48 प्रतियोगिता यहाँ भाग ले रहे थे, इसमें खिताब जीतते। तो किसका खिताब जीता देखो, हमने देखो मिस वर्ल्ड भी पढ़ लिया था, मिस आपका अगर आप देखें तो हमने मिस वर्ल्ड भी पढ़ा था, मिस इंडिया भी पढ़ा था, मिस यूनिवर्स भी पढ़ा था, लेकिन हमने अभी तक आपका मिस यूनिवर्स इंडिया नहीं पढ़ा था। बस वही लेडी जी है, ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में आपके आ गई हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो मनिका विश्वकर्मा आपकी जयपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जीता है। अब ये मिस यूनिवर्स वर्ल्ड या जिसे पेजेंट कहते हैं, पेजेंट कुछ ऐसा नाम होता है, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड के लिए आगे जाएंगी। अभी इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। इससे पहले हमारी एक निकिता पौनवाल थी आपकी, तो उसने जीता था आपका मिस इंडिया, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड अभी आपका मिस इंडिया जीता था। तो इस तरीके से आपका ये अभी लेटेस्ट वो है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अमेरिका के उसने जो है अभी हमने देखा है 25 से 50 का टैरिफ बढ़ा दिया है। पहली बात तो ये टैरिफ ही याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है कि 25 से 50% टैरिफ बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं भाई अभी, और प्रॉपर आपका 50% का टैरिफ हम पे लागू भी हो चुका है प्रॉपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा कि आदेश तो जारी हो गया, इसका भारत अमेरिका व्यापार पर क्या प्रभाव है, क्या कंडीशन चल रही है, इसके बारे में देखते हैं। क्या सभी वस्तुओं पर समान टैरिफ बढ़ाया गया है और क्या भारत को व्यापार घाटा हुआ है? अब आप समझिए कि जो टैरिफ है ये सभी चीज़ों पर नहीं बनाया गया है, इसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। मतलब जो उन्हें लगता था अमेरिका को कि अगर उस पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को नुकसान है, तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। तो सभी पे समान टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों पे समान टैरिफ लगाया जा रहा है, ये बात समझनी जरूरी है। क्या भारत को व्यापार घाटा हुआ है? नहीं जी, अभी तक भारत व्यापार घाटा में नहीं है। एक्चुअली में भारत तो व्यापार अधिशेष में है, चाइना यूएस के साथ सरप्लस में है। तो ये वाला अगर देखिए कह रहा है कुछ वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया गया है, बिल्कुल सही बात है, कुछ वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया गया है, सब पे नहीं लगाया गया, और भारत को व्यापार में सरप्लस है इस स्थिति, यहाँ पे स्थिति में जो भी है ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ सरप्लस में है, तो इसीलिए भारत को नुकसान होगा, इसलिए टैरिफ भी लगा रहा है अमेरिका। और अमेरिका टैरिफ हर प्रोडक्ट पे नहीं लगा रहा है समान रूप से कि भाई 50% सब पे लग जाएगा, सेलेक्टिव चीज़ों पे लगा रहा है, कुछ हाई क्वालिटी जो उसे रोकना है बस उसी पे लगा रहा है। अभी रिसेंटली भी एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इन्होंने जो है फार्मा पे भी जो है टैरिफ 100% फार्मा टैरिफ पे लगा दिया, लेकिन फार्मा पे भी हर फार्मा पे नहीं, एक होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, एक होता है जेनरिक प्रोडक्ट। तो ब्रांडेड पे लगा दिया, जेनरिक पे नहीं लगाया, क्योंकि जेनरिक की उन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर जेनरिक को लगा दिया तो अमेरिका में जेनरिक दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ती जेनरिक दवाई वहाँ पहुँच जाती है। इसीलिए अपने रिस्पेक्ट में जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं जहाँ उन्हें कम नुकसान हो और इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो। आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 18 वर्षों के बाद भारत में क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। तो भैया S&P एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे आपका S&P है, एक आपका फिच है, क्रिसल्स हैं, ये आपकी रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल लेवल पे। ये आपकी ये बताती है कि आपकी जो है क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब आपके जो है विदेशों से ऋण लेने की कंडीशन क्या है। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी जिस देश की, उसे IMF वर्ल्ड बैंक से उतनी ही जल्दी आपका लोन मिल जाएगा। अब इसमें सुधार हुआ है, तो पूछ रहा है कि भाई क्या सुधार हुआ है, किस स्थिति में पहुंचा है। तो कहाँ था कि आप BB- से BB+ हो गया है या BB से BB+ हो गया। तो अगर आप इस स्थिति को देखें तो ये भी यहाँ B होगा, बाई मिस्टेक यहाँ छूटा होगा क्योंकि BBB इसमें चलता है। तो अभी अगर आप देखें तो हमारा BB एक्चुअली में BBB- था, तो BBB हो गया है हमारा, BBB B- था पहले, अब हमारा BBB हो गया है।
ठीक है। और इससे भी जब अच्छा चला जाता है तो प्लस हो जाता है, अगर और आगे बढ़ा तो प्लस हो जाएगा। जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी उतने ही आपको इजीली ऋण मिलेगा और आपकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही होगी विश्व लेवल पे। तो हमारी रेटिंग एजेंसी के द्वारा हमारा रेटिंग बढ़ाना, BBB माइनस से BBB करना, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसको प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 18 साल बाद बढ़ी है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि UNDP का अवार्ड है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड्स, ये एक पॉइंट दे दिया। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड्स की हमने बात की थी, अभी आपको याद आएगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए कुछ स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि 2025 में पुरस्कार कर्नाटक के बीवी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। अब आपको याद आ रहा होगा कि कर्नाटक की बीवी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हमने की थी अवार्ड्स को लेके, जब हमने अवार्ड किया था, और हमने कहा था कि उसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा पर्यावरण और संरक्षण और सतत विकास में इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। और ये इस तरह के जो भी नवाचार कोई करता है, इस तरह के जो आपके स्वयं सहायता ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हें दिया जाता है। अब ये बीवी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो है आपका जो है कर्नाटक में इसने बहुत अच्छा वो किया है, इसको आपका इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ठीक है। और ये कब मिलता है? हर 2 वर्षों में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हर 2 वर्षों में मिलता है। तो यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है, तो भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपका तीनों सही हो जाएंगे क्योंकि ये 2 वर्षों में मिलता है। ये भी ध्यान रखना है कि इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2 वर्षों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवासीय मंत्रालय ने एक आदिवानी आपका जो है लॉन्च किया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया है। आदिवानी है, आदिवानी से भी आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसने कहा आदिवानी भारत का पहला AI आधारित अनुवादिक सेवा है जो आदिवासी भाषाओं के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, आदि से ही आपको समझ में आना चाहिए, आदि पुरुष, आदि मानव, ट्राइबल। तो ये क्या है? ट्राइबल भाषाओं को अनुवाद करने के लिए एक AI आधारित अनुवादक सेवा है ये आदिवानी। आदिवानी इंपॉर्टेंट। आदिवानी का हमने जब हम नेशनल न्यूज़ की बात कर रहे थे वहाँ हमने बात भी की थी आदिवानी को लेके। तो आदिवानी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए स्पेशली, ट्राइबल की भाषाओं को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन AI की हेल्प से हमने ट्राइबल की भाषाओं में को जो है हमें जानने का मौका मिलेगा, उसका अनुवाद का मौका मिलेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसलिए ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये ट्राइबल प्राइड ईयर के अंतर्गत विकसित की गई है। एक ट्राइबल प्राइड ईयर हमने जो की है कि भाई ट्राइबल का प्राइड ईयर्स के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई। बिल्कुल सही बात है, ट्राइबल की स्कीम है ट्राइबल प्राइड ईयर कि भाई ट्राइबल का जो है प्राइड है, गौरव है, गौरव वर्ष के अंदर ही चलाया जाएगा, ओवैसी बात है। और उद्देश्य क्या है? आदिवासी भाषा संस्कृति संरक्षण, संवर्धन, पुनरुद्धार का लिया है, क्योंकि अगर वो भाषा को अनुवाद करेगा तो उसका संरक्षण भी होगा। तो इस हिसाब से आपकी तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। आदिवानी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका बीटा वर्जन आपका जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन कर ले कि आदिवानी अल्फा वर्जन, आदिवानी बीटा वर्जन, अल्फावानी गामा वर्जन, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिए इसका बीटा वर्जन है। ठीक है, अभी आपका एक 2025 में विश्व शेर दिवस और एशियाई शेरों से संबंधित बात पूछ रहा है। कथन चुनिए कि 2025 में विश्व शेर दिवस और एशियाई शेरों से संबंधित क्या है। क्या 2025 में राष्ट्रीय विश्व शेर दिवस का आयोजन गुजरात के वारदा अभयारण्य में हुआ? एक बात। वारदा अभयारण्य अब गिर के बाद एशियाई शेरों का दूसरा सबसे बड़ा आवास बन गया है, ये पॉइंट देखते हैं। 16वां शेर जनगणना 2005 एशिया शेरों की संख्या 891 दर्ज की गई है। एक्चुअली में क्या है कि अभी एक 16वीं शेर जनगणना हुई है, और क्योंकि शेर के हमारे यहाँ मुख्यतः एक ही जगह कॉन्साइड हैं, जितने भी आपके लॉयन हैं वे आपके गुजरात में हैं। तो गुजरात में जो आपका गुजरात में जो है आपका जो है गुजरात की जो है सरकार है उसके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया और शेर की जनगणना की गई अभी रिसेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये जो शेर की जनगणना की गई तो ये गुजरात के वारदा अभयारण्य में की गई है, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये स्कीम चली कहाँ से, जब जनगणना चालू हुई कहाँ से चालू हुई? वारदा से हुई। जबकि गिर आपका जो गिर अभयारण्य है वो बहुत फेमस है एशियाई शेरों के लिए। मतलब शेरों की बात करें तो गुजरात में गिर अभयारण्य ही शेरों का सबसे बड़ा है, लेकिन वारदा एक नया अभयारण्य है क्योंकि इन्होंने शेरों को शिफ्ट किया है वारदा में, तो ये भी एक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और एशिया शेरों की संख्या 890 है। हाँ, अभी आपका 697 में आपकी थी
अभी पिछले 5 सालों में, पिछले 5 ईयर में 697 में से आपको 891 हो गई है। मतलब लगभग आपका मान सकते हैं कि लगभग 200 शेर आपके बढ़ गए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट भी है। और ये आपकी जनगणना, शेर जनगणना में अभी आपकी हुई है रिसेंटली, अभी 1 मंथ पहले ही आपका जून या जुलाई में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्व शेर दिवस पे आपका हुआ है, इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। और इस तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सिग्निफिकेंस रखती है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ अपने साथ सिग्निफिकेंस जुड़ा होता है जिसका, वो न्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस जो है मैं फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो न्यूज़ अपने आप में कुछ यूनिक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज़ यूनिक है, जो चीज़ अपने आप में कुछ खास बात लेके चली है, वो न्यूज़ आपके आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 में हाल ही में चर्चा में आए महानदी जल विवाद। अभी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले ना महानदी जल विवाद आपका जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। जल विवाद आपका नदियों का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन महानदी वाला एक नया विवाद क्रिएट हो रहा है। अभी तक हम कावेरी वाला जल विवाद देखते आ रहे हैं, अब क्योंकि महानदी वाला एक नया विवाद क्रिएट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये बहुत लंबे टाइम से शांत था, लेकिन अब दोबारा दिक्कत चल रही है। यह जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। बिल्कुल सही बात है कि ये महानदी जो है, अगर आप देखें तो जब महानदी के बारे में अगर आप देखें तो इंडिया के एस्पेक्ट में आप महानदी देखेंगे तो जो महानदी है इधर बहती है। ये महानदी का आपका एरिया ही यही है आपका कि उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है ये महानदी वाला एरिया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला एरिया आपका महानदी का वाला है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहेगी ये नदी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसका बात क्या उस उद्गम मध्य प्रदेश के सिहावा पर्वत से है। उद्गम आपको याद होना चाहिए, उद्गम सिहावा पर्वत से है, ये सही बात है, याद को इंपॉर्टेंट रखना है। उद्गम सिहावा पर्वत से है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उद्गम तो सिहावा पर्वत से है, लेकिन साथ में जो है ये मध्य प्रदेश से नहीं है इसका लेना देना। एक्चुअली में इसका लेना देना छत्तीसगढ़ से है। तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा उससे है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं, महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना, अभी 2018 में इसके लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। अब हमारा कहाँ होगा स्थापना, उससे पहले अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956, आपको याद होगा जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो एक अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में हमने बनाया था। उसी के अंदर 2018 में पहली बार ट्रिब्यूनल हुआ। तो ये पहले 2017-18 में काफ़ी करंट में न्यूज़ रही, काफ़ी पंगा हुआ, और अभी दोबारा से ये फिर दोबारा न्यूज़ चर्चा में आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो मध्य प्रदेश से इसका लेना देना नहीं है, छत्तीसगढ़ से लेना देना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बहुराष्ट्रीय खेल दिवस और फिट इंडिया मिशन से संबंधित है ये बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस और फिट इंडिया मिशन दोनों इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिट इंडिया मिशन का राष्ट्रीय खेल दिवस से लिंक हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अभी एक्चुअली में क्या है कि जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है, ये आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा आपका डेट भी पूछता है कई बार। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है और ये हमारे यहाँ खेल दिवस में, तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है। इस अवसर पर फिट इंडिया मिशन चलाया गया। 2019 में फिट इंडिया मिशन चलाया गया था, बिल्कुल सही बात है। 2019 में फिट इंडिया मिशन चलाया गया था और हमारे इसी पर चलाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस पे, मतलब 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मिशन हो गया। फिट इंडिया मिशन भी अलग से पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब जो 2025 में जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, इस खेल दिवस की क्या विषय रहा, 1 आवर ऑन द प्लेग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यही थीम थी, 1 आवर ऑन द प्लेग्राउंड। चाहते हैं क्या कि आप प्लेग्राउंड पे पहुंचे और अपनी सेहत फिट करें, तो कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना है। 6 घंटे नहीं, वैसे भी 1 आवर यहाँ दे रखा है तो वही है, 1 घंटे ही हमें करना है। 1 घंटे प्रतिदिन व्यायाम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फिट इंडिया मिशन में 2019 में चलाया गया था ताकि हम स्वस्थ रहें। तो राष्ट्रीय खेल दिवस को स्वच्छता के साथ जोड़ के फिट इंडिया मिशन चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आपका तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं। द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, और ये स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है। अब आपको पता ही है, द मैन हु फीड इंडिया आपका जो है स्वामीनाथन ने जो है हमारे यहाँ ग्रीन क्रांति की थी। अब ये किसने लिखी है ये पुस्तक। कई बार इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी आती हैं, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पुस्तकें, कुछ खास डेज हम जो है इसमें कंटिन्यूस जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी पिछली बार अगर आपका पेपर देखो तो उसमें बुक्स और इस तरह खास डेज पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या शशि थरूर ने, अभिषेक कंद ने नहीं है, आपका प्रियंदावन जयकुमार से याद रख सकते हैं आप। प्रियावंदा जयकुमार जो हैं इन्होंने लिखा है, और ये प्रियावंदा जयकुमार आपकी जो SMS स्वामीनाथन की कुछ
मतलब ग्रैंड डॉटर की भी डॉटर कुछ इस तरीके से उनके रिलेशन में ही एग्जिस्ट करती है। प्रिया वंदा जयकुमार आपके ऐसे अनुसार ध्यान रखना है। सिक्किम राज्य ने क्या किया है, एक स्पेशल वो जो है एक नीति लाई है, लीव की स्पेशल नीति, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट लीव। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट लीव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीव है और क्योंकि बहुत यूनिक है अपने आप में, स्टेट में चलाई है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने क्या किया है कि जो भी हमारे यहाँ नियत कर्मचारी हैं और कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा कर चुके हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को 365 दिन से 1080 दिन तक की लंबी छुट्टी दे सकते हैं। मतलब 1 ईयर से 3 ईयर तक की लंबी छुट्टी दे सकते हैं। आप जाओ जी 1 साल से 3 साल तक की छुट्टी ले लीजिए और फिर क्या करो, कर्मचारी और ज्ञान विकास करने का अवसर देते हैं। इससे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कौशल बढ़ाओ, अपना स्किल बढ़ाओ, आपको छुट्टी दी जाएगी, कौशल बढ़ा के आओ और दोबारा से काम पे लग जाओ। ठीक है, यह नीति अन्य राज्यों में भी आम रूप से लागू नहीं भाई, ये नीति लागू ही नहीं है, ये नीति इसी में लागू हुई है, सिक्किम ही, इसलिए सिक्किम यूनिक बन गया। ऐसी कोई नीति नहीं है जो आपको 3 साल तक की छुट्टी दे दे। यहाँ 1 से 3 साल तक की छुट्टी दी जा रही है, बस कंडीशन ये है कि आप 5 साल काम कर चुके हो। तो ऐसी यूनिक नीति आपकी जो है इसमें नहीं होगी, तो 1 2 3 आपका जैसा ही हो जाएगा। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में ऐसा है, ये ऐसा किया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। इस तरह की लीव बहुत यूनिक है, अपने आप में देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, एशिया कप 2025, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एशिया कप हॉकी का एशिया कप 2025। ठीक है, एशिया कप आपका जो है अभी होना है 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में अभी ये चल रहा है। अब इस एशिया कप में कहाँ हुआ है, ये एक्चुअली में बिहार में हो रहा है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम राजगीर में हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजगीर में हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो पता ही होना चाहिए कि आपका एशिया कप हॉकी जो है 2025 हो कहाँ रहा है, राजगीर बिहार में हो रहा है। और ये पहली बार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब बिहार में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इससे पहले कोई इस तरह की एशिया कप की आपकी हॉकी नहीं हुई है, मतलब पुरुषों के लिए कोई भी इंटरनेशनल इवेंट बिहार में हो रहा है, वो पहली बार है। इससे पहले कभी भी पुरुषों के लिए कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट, क्योंकि एशिया का जो इवेंट होगा सारे एशियन कंट्री आएंगे तो एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाएगा। इंटरनेशनल इवेंट हॉकी का बिहार में हुआ हो, ये पहली बार है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। क्योंकि अक्सर जो हॉकी का हमारा काम होता है ना, वो सारा उड़ीसा में होता है। इससे पहले केवल उड़ीसा ने ही पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता वो की है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतिस्पर्धा जो भी हुई है ना, वो सिर्फ उड़ीसा में होती है, लेकिन अब की बार पहली बार आपका बिहार में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए न्यूज़ आपकी एशिया जो है हॉकी कप इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या करेंगे कि जो आपका फिर वर्ल्ड कप होगा, एशिया मतलब हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, जो यहाँ जीतेंगे उन्हें सीधा वर्ल्ड कप की एंट्री टिकट भी मिल जाएगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। रेलवे द्वारा ना भाई, अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी आपकी एक फ्रेट ट्रेन बनाई है, फ्री ट्रेन, जिसमें मतलब सामान आपका भेजते हैं। एक बहुत लंबी फ्री ट्रेन है। कितनी लंबी फ्री ट्रेन है भाई? 4.5 किलोमीटर लंबी एक फ्री ट्रेन है जिसमें सामान लाद के भेजा जाता है। इसका परीक्षण किया है भाई, बड़ी लंबी ट्रेन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक एशिया की सबसे लंबी ट्रेन है। इतनी लंबी फ्री ट्रेन एशिया में नहीं है, तो इंडिया ने वो किया। तो नाम क्या है उस फ्री ट्रेन का? नाम है आपका रुद्रास्त्र। तो रुद्र की शिव का अस्त्र जो है वही सबसे लंबा है भैया, वही आपका जो है अंत है, वही अनंत है। तो रुद्रास्त्र आपको याद रखना है, सुपर फ्रेट वाला ये नहीं है, आपको याद रखना है रुद्रास्त्र इस तरह की ट्रेन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह की हमारी इंपॉर्टेंट, इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिक हैं, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसका हम डिस्कशन लगातार कंटिन्यू रखेंगे इसमें प्रयास 20O आपकी क्विज में, जिसमें हम MCQ लेकर आपके पास लगातार आएंगे और इस पर लगातार डिस्कशन करेंगे। और इसमें हमें उम्मीद है कि काफ़ी ठीक क्वेश्चंस इसमें से जो है हमारे पास आने चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।